तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम इसको देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ आपको पता चल गई है कि भारतीयों को शामिल कर लिया गया है, ठीक है, लेकिन किस हिसाब से, मनोनीत और गैर सरकारी, ठीक है। 1862 1862 में आप लोग देखते हैं 1862 में 3 लोगों को, लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम भी, तो लॉर्ड कैनिंग ने उस टाइम 1862 में 3 लोगों को शामिल किया, ठीक है। एक था बनारस का राजा, एक था पटियाला का महाराजा, और एक सर दिनकर राव, दिनकर राव, ठीक है। तो ये 3 लोग जो थे वो शामिल किए गए सबसे पहले। इस हिसाब से आप लोगों ने देखा कि ये मनोनीत जो भारतीय शामिल किए गए वो 3 लोग थे, ठीक है। तो बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को शामिल किया गया। तो अब देखते हैं कि आगे और क्या क्या इसमें किया गया है 1862 में, 1861 के एक्ट में। तो 1861 के इस अधिनियम में आपको ये भी पता चलता है कि एक पोर्टफोलियो प्रणाली थी, उसको लागू किया गया था। 1859 एक्चुअल में हम इसकी बात करते हैं 1859 में एक प्रणाली थी पोर्टफोलियो, ठीक है, ये भी लॉर्ड कैनिंग की थी। और तो पोर्टफोलियो प्रणाली, अब देखिए पोर्टफोलियो प्रणाली आज भी जारी है और उस टाइम 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी, जो इस कानून से कंटिन्यू कर दी गई थी कि आज के बाद भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की जाती है, ठीक है। यानी कि जो कैनिंग ने शुरू की थी वो मान्यता प्राप्त हो गई। पोर्टफोलियो होता क्या है? ये पोर्टफोलियो का सिंपल सा मतलब है, आज भी अगर आप हिंदी का अखबार छोड़ के इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि लिखा हुआ होता है कि मोदी जी ने, ठीक है, मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री ने, कोई भी पुराने हों चाहे अब हों, ठीक है, कि अपने मंत्रियों को शपथ दिलाई, मतलब कि उनको विभाग बांट दिए, मंत्रालय बांट दिए, तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। मान लीजिए कि किसी भी राज्य में कोई मुख्यमंत्री है, ठीक है, वो अपने साथ अपने मंत्रियों को भी शपथ दिलाता है अलग अलग मंत्रालय के लिए, ठीक है, उनको मंत्रालय मिल जाते हैं, तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो यानी कि कुल मिलाकर आप लोग ये समझ सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग चीज़ें अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस प्रणाली को लागू किया और अलग अलग लोगों को अलग अलग विभाग बनाकर, डिपार्टमेंट बनाकर संभला दिए कि ठीक है आप ये संभालो, आप ये संभालो, जैसा आज होता है। क्योंकि पूरे भारत को अकेले संभाल पाना मुश्किल है, आप किसी भी राज्य को भी अकेले संभाल पाना मुश्किल है, तो उनकी सहायता के लिए वो मंत्री और ये पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया जाता है, डिपार्टमेंट सिस्टम लागू किया जाता है। तो ये सिस्टम जो यहाँ पर था 1861 में ये लागू कर दिया गया। दूसरा, विधायी शक्तियां वापस, किसको? गवर्नर्स को। चलिए इसको देख लेते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था कहीं पर। 1833 याद करिए, 1833, ठीक है, 1833, ठीक है, जब क्या बनाया गया था? भारत का गवर्नर जनरल। तब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा तो पूरे भारत पर इसका कानून चलेगा, यानी कि पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। इसका मतलब है कि ये जो गवर्नर थे और नीचे, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था बंबई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, ये लोग अब कानून नहीं बना सकते थे। कानून किसका चल रहा था? 1833 से भारत का गवर्नर जनरल का चल रहा था, ठीक है। 1858 में यही भारत वाइसरॉय कहला रहा था, ठीक है, तो वाइसरॉय का कानून चल रहा था। लेकिन वो सब चीज़ें आपको मैंने बताया, हर एक भारत का थोड़ी थोड़ी दूर पर चीज़ें बदल जाती हैं, तो एक कानून से काम नहीं चल रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया? इन जो गवर्नर थे, इन गवर्नर्स को क्या कर दिया? विधायी शक्तियां वापस लौटा दी। यानी कि एक चीज़ सोचिए, कानून यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, इन सब से शक्तियाँ लेकर एक जगह कर दी गई, ठीक है, यहाँ से। तो ये वाली शक्ति यहाँ से सबके लिए कानून बन रहा है, तो इसको क्या कहा गया? केंद्रीकृत सिस्टम कहा गया, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहा गया। लेकिन अब आप लोग देखेंगे कि ये कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं ये वापस लौटा दी गई। अब ये लोग अपने अपने क्षेत्र के कानून खुद बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप ये कह सकते हैं विकेंद्रीकृत की शुरुआत हो गई, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया गया, ठीक है, कि कानून बनाने की शक्तियाँ इन लोगों को वापस लौटा दी गई। यानी कि ये जो गवर्नर थे, इन लोगों को कानून बनाने की शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों के लिए वापस मिल गई हैं, ठीक है। तो एक ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है।
और इसके बाद जब आप लोग देखते हैं तो एक और चीज़ आप लोग यहाँ पर देखें, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वाइसरॉय को एक पावर मिल रही है। देखिए वाइसरॉय को क्या मिल रही है? अध्यादेश लागू करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस पास करने की पावर। अब देखिए, आप सिंपली आप समझ सकते हैं, ये अब आज भी लागू है क्योंकि ये चीज़, और लेकिन सिंपली अब आपको एक चीज़ समझना है कि उस समय के भारत में कानून बनाने का काम कौन कर रहा था। तो यहीं पर लिखा हुआ है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। लेकिन आपको पता है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद यानी कि आज के उससे आप समझिए, तो आज समझिए कि आज एक संसद है, संसद कानून बनाती है। लेकिन मान लीजिए कि हमारी सरकार को आज एक कानून की ज़रूरत पड़ जाए और ये देखा जाए कि मान लीजिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं संसद और वहाँ पर देखते हैं कि संसद का तो सत्र चल ही नहीं रहा है, यानी कि संसद बनाने वाली संस्था एक तरह से छुट्टी पर है। ठीक है, अब संसद कानून बनाने वाली संस्था छुट्टी पर है। अगर कानून बनाने वाली संस्था छुट्टी पर है तो कानून कौन बनाए? तो सिंपल सी बात है, यही इसी को अध्यादेश कहा जाता है। अगर कानून बनाने वाली संस्था छुट्टी पर है तो फिर राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है कि वो कानून बना सकता है संसद की एब्सेंस में, संसद की छुट्टी में। इसमें डिटेल हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना ही कि ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कब आ रहा है, कब दिया जा रहा है? जब संसद नहीं है। तो उस टाइम की बात की जाए तो क्या होगा? तो आपको पता चल गया कि अब कानून बनाने के लिए जब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद काम नहीं कर रही है, छुट्टी पर है, ठीक है, तो जब वो छुट्टी पर है तो अध्यादेश यानी कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास आ गई? वाइसरॉय के पास आ गई है। ठीक है, तो ये अध्यादेश यानी कि कानून बनाने की शक्ति आप समझ सकते हैं किसके पास है? वाइसरॉय के पास। लेकिन ये कब कानून बना सकेगा? जब ये छुट्टी, इसकी छुट्टी चल रही होगी। ठीक है, अगर ये काम कर रही है, ये लगी हुई है, तब ये कानून नहीं बना पाएगा बस। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और ये शक्ति आज भी है, आज राष्ट्रपति के पास भी है। अनुच्छेद 1, 2, 3 में आप लोग देख लेते हैं। आज ये शक्ति अपने राज्यपाल के पास भी है, आप लोग देख लेते हैं, राज्यों के लिए है। अनुच्छेद 2, 1, 3 में आप इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये शक्तियाँ आज भी कंटिन्यू कर रही हैं। ठीक है, तो इन शक्तियों को आप जब देखते हैं तो कानून बनाने की शक्ति, बाकी बातें हम करेंगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अध्यादेश को अनुच्छेद 123 पढ़ेंगे, तब इन चीज़ों को, बाकी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चल गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि 1861 का जो अधिनियम आया था उसने क्या किया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम को आप लोगों ने देखा। ठीक है, और उस अधिनियम में जब आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारी जो डिमांड थी उसको किस हिसाब से माना गया, तो क्या हमारी डिमांड पूरी हो गई है? तो 1861 के अधिनियम में आपको पता है जो भारतीयों को शामिल करने की हमारी डिमांड थी वो तो उन्होंने मान ली। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को पता है जैसे ही हम लोग चॉकलेट मांगेंगे तो वो लोग चॉकलेट के जो रैपर में टॉफ़ी ही मिलने वाली है। तो आपको पता चला कि उन्होंने भारतीयों को शामिल ज़रूर कर लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने भारतीयों को शामिल किया, लेकिन उनको गैर सरकारी रूप में शामिल किया और मनोनीत, अपने मन से किसी भारतीय को उठा दिया, ताकि हम लोग अगर पूछें कि हमारी डिमांड क्या थी, तो आपको पता चलता है डिमांड थी कि भारतीयों को शामिल करो, तो वो कह सकेंगे हाँ ये देखो ये रहे भारतीय बैठे हुए हैं। ठीक है, कि भारतीयों को हमने शामिल कर लिया है, भले ही वो उन्हीं के लोग हैं। ठीक है, उन्होंने अपने ही कुछ लोगों को जो उन्हीं के ही चापलूस होंगे या जैसा भी रहा होगा उस समय, उन्होंने शामिल कर लिया है। ठीक है, और अगर अब आगे बढ़ जाएं इससे, तो क्या हम लोग अब उनकी जो हमारी डिमांड थी क्या वो मान ली गई? क्या है उनके द्वारा किए गए कार्य से हम लोग सहमत हो गए? नहीं। तो आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि जैसे ही हमें पता चला कि ये लोग मनोनीत कर रहे हैं, हमारी जो अब डिमांड है वो बदल गई है। हमारी डिमांड है कि ये मनोनीत वालों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये मनोनीत नहीं चाहिए, हमें तो निर्वाचित चाहिए। यानी कि अभी तक हमारी डिमांड क्या है? तो आप लोगों की अभी डिमांड ये है कि किस तरह से होने चाहिए? निर्वाचित सदस्य चाहिए हमें। भारतीय जो होने चाहिए वो निर्वाचित सदस्य के रूप में होने चाहिए। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने हमारी डिमांड नहीं मानी। ठीक है, और 1861 से उन्होंने हमारी डिमांड नहीं मानी और हम लगातार डिमांड करते जा रहे हैं और वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप लोगों को पता है जब हमारे अलग अलग हम जा रहे हैं और वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो हमने क्या किया? एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप बनाकर जा रहे हैं। और वो ग्रुप आप लोगों को मैंने बता दिया था वो ग्रुप क्या था। ठीक है, तो 1800
1885 में किसका गठन हो गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ तो एक ग्रुप हो गया, ग्रुप आ गया तो डिमांड होगी तो अब उन पर दबाव बनेगा। और लेकिन इतना भी दबाव नहीं है कि वो लोग इसके सामने अभी झुक जाएं, क्योंकि अभी नया नया ग्रुप है। तो अभी डिमांड आप लोगों को पता है, ठीक है, वही है, निर्वाचित सदस्य चाहिए। जो भी भारतीय शामिल किए जा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? निर्वाचित होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो भारतीय कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। तो जो भारतीय सदस्य होंगे वो कैसे होंगे? निर्वाचित। लेकिन आपको यह पता चलता है कि निर्वाचन भी दो प्रकार का होता है, यानी कि चुनाव, ठीक है, चुनाव दो प्रकार का होता है। इलेक्शन दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब सिंपल सी, इस अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सी एक बात बता देता हूं बस छोटी सी। अगर जनता वोट करती है, जनता स्वयं वोट करती है और किसी को चुनती है, तो वो डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष इलेक्शन कहलाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। लेकिन अगर जनता नहीं चुन रही है, जनता की जगह कोई और चुन रहा है, ठीक है, जनता की जगह अपना प्रतिनिधि कोई और चुन रहा है, तो इसका मतलब है वो इलेक्शन कैसा है? अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है। तो इन्होंने क्या किया? भारतीयों को शामिल तो कर लिया, यानी कि इन्होंने हमें चॉकलेट दिखा तो दी कि ये रही चॉकलेट आपको दे रहे हैं, लेकिन जब हम इसको हमने खोला तो पता चला कि क्या मिलना है? टॉफी मिलनी है। और जब हमें टॉफी मिली तो हमें पता चला ये निर्वाचित जो सदस्य होने थे ये कैसे होने थे? निर्वाचन कैसा था? परोक्ष निर्वाचन था, या फिर मैं कहूं अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, ठीक है, या फिर आप यूं कहें इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो एक्चुअल में जो वाइसरॉय था उसको उसी ने बोल दिया कि ठीक है, जो गवर्नर हैं वो क्या करेंगे? खुद ही अपने में कुछ लोगों को ऐसे ही भेज दिया करेंगे, चुन लिया करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से वो लोग चुनेंगे तो अपने में से ही चुनेंगे। अगर अपने ही लोगों को चुनेंगे तो फिर आप ये सोचिए, जब कोई अपने ही लोगों को चुनवा रहा है तो फिर वो क्या भारतीयों के लिए आवाज़ उठा भी पाएगा? और या फिर यूं कहें कि आप लोग ये भी देखें कि यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए उनको सरकारी होना चाहिए, लेकिन ये कैसे अभी भी शामिल किए गए हैं? तो कैसे हैं? गैर सरकारी। तो अगर गैर सरकारी हैं तो आप एक चीज और समझ सकते हैं कि ये बोलेंगे भी तो भी कोई नहीं सुनने वाला है, ठीक है। दूसरा, इसके इस कदम से, इन लोगों के इस कदम से एक चीज तो हुई कि भारतीयों की संख्या जो है वो बढ़ गई। तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में जब भारतीयों की संख्या बढ़ गई तो ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो भारतीय हैं उनकी संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है, ठीक है। तो संख्या बढ़ गई, लेकिन भारतीय कैसे हैं? गैर सरकारी है। तो क्या वो लोग गैर सरकारी भारतीयों को बहुमत देंगे उस संसद में, उस समय की संसद में? ठीक है, देखिए, कोई भी काम आपको पता है आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो संसद में कोई भी काम करने के लिए आपको पता है बहुमत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और कोई भी काम है तो उसको पारित करवाना है तो बहुमत चाहिए, यानी कि आधे से ज्यादा लोग उस बात को माने तब जाकर कोई चीज पारित हो सकती है, ठीक है। और यहां पर जो इन्होंने भारतीयों की संख्या जैसे ही बढ़ गई, ठीक है, तो अब इनको ये डर था कि अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये लोग कोई भी चीज़ पारित करवा पाएंगे, इनका बहुमत हो जाएगा। तो इसलिए जो गैर सरकारी जो भारतीय शामिल किए गए थे, संख्या भले ही बढ़ गई हो, ठीक है, लेकिन इन लोगों को बहुमत नहीं दिया गया, ठीक है, बहुमत नहीं मिला। यानी कि संख्या इतनी नहीं की गई कभी भी यहाँ पर, ठीक है, इतनी नहीं की गई कि भारतीयों की संख्या उन लोगों से जो चुने गए हैं सरकारी थे उनसे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है वही है कि आप समझ सकते हैं, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया और पीछे भी समझा चुका हूं, कि जैसे ही आप चॉकलेट खोलेंगे आपको टॉफी मिलने वाली है, यानी कि आपको वो कोई भी हक देने को तैयार नहीं है। वो तो बस ये सोच रहे हैं कि जैसा चल रहा है बस वैसा चलता रहे, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी दो तीन बातें हैं। तो जैसे कि आपको ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसमें इन लोगों को बजट पर बहस करने की अनुमति, ठीक है। तो इन लोगों को क्या किया गया? बजट जो है उस पर बहस करने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। और कुछ सीमित क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, अब ये सीमित प्रश्न पूछने की, ठीक है, वो भी छूट दी गई, ठीक है। पूरा लिख देता हूं, पूछने की अनुमति, इस तरह से, ठीक है।
तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अभी तक जो ये भारत परिषद अधिनियम बनी हुई है, सॉरी, ये भारतीय केंद्रीय विधान परिषद जो बनी हुई है, ठीक है, इन लोगों को बजट पर बहस करने तक की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर आप बजट पर किस बहस करते हैं तो भारतीयों को पता चल जाएगा, ठीक है, और वो कुछ बोल पाएंगे, लेकिन हालांकि बोल भी पाए तो क्या कर लेंगे, बहुमत तो इनके पास नहीं है। तो ठीक है, इन लोगों को बहस तो कम से कम चलिए बोलना ही सही, क्योंकि बहस करने की अनुमति दे दी गई, और कुछ क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, यानी कि सीमित संख्या में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, और कार्यपालिका जवाब दे सकती है। कुछ चीज़ों में ऐसा छूट दे दी गई है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव इस कानून से नहीं आया है, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले जो कानून हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव आएगा। तो अब एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आपको देखकर ये लग रहा है क्या हमारी डिमांड थी निर्वाचित सदस्य वाली जो डिमांड है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य की डिमांड थी, तो निर्वाचित सदस्य वाली जो डिमांड थी क्या वो एक्चुअल में पूरी हो गई? नहीं। कैसा निर्वाचन इन्होंने किया? वो किया परोक्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष। और हम कैसा चाहते थे? ठीक है, तो हम चाहते थे एक्चुअल में जनता चुने, जनता चुने, यानी कि कौन सा वाला चाहते थे? प्रत्यक्ष वाला चाहते थे, डायरेक्ट इलेक्शन चाहते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि हमने उनको बोला नहीं था कि कौन सा इलेक्शन, हमने कहा इलेक्टेड होने चाहिए, उन्होंने कर दिए इलेक्टेड, ठीक है, निर्वाचित कर दिए, ठीक है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम है कि अब हमारी डिमांड बदल जाती है, और अब हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए कि निर्वाचित तो होने चाहिए, लेकिन कैसे निर्वाचित होने चाहिए? तो हमने कहा कि इस बार हमारी डिमांड है प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए, और प्रत्यक्ष निर्वाचन के अब हमारी ये नई डिमांड, आप इसको कह सकते हैं कि अब ये नई डिमांड है हमारी, ठीक है, न्यू डिमांड ऐसे मैं यहां पर लिख देता हूं, और ये अब ये पुरानी हो गई। तो अब नई डिमांड है कि अब प्रत्यक्ष निर्वाचन, और प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए अब हमारी बात के लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस चीज़ के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको पीछे एक लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है, कि कैसे इन लोगों ने इस जुड़ते हुए ग्रुप को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन किया, ठीक है, और 1909 का एक अधिनियम लेके आए, जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहलाता है, ठीक है, और उसमें कैसे सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई, ठीक है। तो यहाँ तक है, और इससे आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि भारत परिषद अधिनियम जो इससे पहले आया, ठीक है, उसने भारतीय की संख्या को बढ़ा दिया है, और भारतीयों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अब भारतीयों को क्या बोलने का अधिकार दिया जा रहा है, क्या बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया जा रहा है? धीरे धीरे कुछ अधिकार हमें मिलते जा रहे हैं, लेकिन दबाव अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ जाए और हम कानून खुद बना रहे हों, ठीक है। और इस परिषद में भारतीय जितने ज़्यादा होंगे, हम अपने लिए उतना अच्छा कानून बना पाएंगे। इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। और 1909 का भारत परिषद अधिनियम आ जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है इन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन करके देखा कि ये फूट पड़ सकती है या नहीं, और इसमें से एक नई पार्टी निकल कर आ गई है। आप लोगों ने देखा 1906 में मुस्लिम लीग। अब इस चीज़ को यहाँ पर मिंटो ने लागू करवा दिया। ये जो फूट डालने की बात थी, इसी को ही कानून के रूप में कैसे लागू करवाया गया, ही है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका नाम इसी वजह से आप लोग देखते हैं मॉर्ले मिंटो अधिनियम, या मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है इसको। मॉर्ले मिंटो सुधार की सुधार करने के लिए आया है, हालांकि सुधारना उनको कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी सुधार करने के लिए आया है, ठीक है, मॉर्ले मिंटो। अब देखिए, जब भी ये दो नाम आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए ये जो पहला वाला नाम है वो ऊपरी पोस्ट का है, ठीक है, और जो नीचे वाला, ये पीछे वाला नाम है वो निचली पोस्ट का है। देखिए ऊपर पोस्ट कौन थी, तो आपको पता है सबसे जो बड़ी पोस्ट है वो लंदन में है, और वो लंदन में कौन है? भारत सचिव। तो ये भारत सचिव है एक्चुअल में उस समय का। और मिंटो कौन है? यहाँ वाली पोस्ट है। तो यहाँ वाली पोस्ट कौन है? तो आप लोगों को पता है यहाँ पर कौन काम कर रहा है, तो वाइसरॉय। इसका मतलब है कि उस टाइम वाइसरॉय कौन था? मिंटो था। और ये जो फूट डालने वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो किया था वो इसी ने किया हुआ था, ठीक है। तो भारत सचिव मॉर्ले हैं उस समय, और वाइसरॉय कौन है? मिंटो। इस वजह से इसको मिलाकर कानून को, अधिनियम को क्या कहा गया? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया, कि हम सुधार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, सब खाली लूटने की कोशिश जारी है, लगातार फूट डालो और राज करो वाली जो चीज़ें हैं वो आगे चल रही हैं। तो आपको मैंने समझा दिया था इसमें कि कैसे इसमें आप लोगों ने देखा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू होने वाला है, ठीक है।
तो जब ये प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होगी इस कानून से, और इस कानून से जब प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि जनता वोट करेगी, तो जनता को वोट करने की जब परमिशन मिलती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। हालांकि सभी पूरी जनता को वोट करने का अधिकार नहीं था, कुछ गिने चुने लोगों को ही वोट करने का अधिकार था जनता में से, जो लोग इनको टैक्स देते थे, ठीक है, जो कुछ लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है, जो इनके लिए काम करते थे, बस कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन कुल मिलाकर जनता को थोड़ा ही सही वोट देने का अधिकार तो मिला, ठीक है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत यहाँ पर की गई। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया था इसमें एक और चीज़ जो जोड़ी गई थी, वो थी सांप्रदायिक निर्वाचन। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन या फिर पृथक निर्वाचन, किसके लिए पृथक? तो आप लोग देखते हैं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। अब देखिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन हो रहा है, इसका क्या मतलब था वो मैंने आपको समझा दिया था। दोबारा एक बार फटाफट देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और मान लो ये वाला क्षेत्र किसी के लिए इस तरह से पृथक निर्वाचन के लिए कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ेगा, ठीक है, जो कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, ठीक है, मान लीजिए कैंडिडेट है, तो जो कैंडिडेट है वो भी मुस्लिम है, और जो वोट देगा, ठीक है, मतलब जो जनता में से जो लोग वोट देंगे, ठीक है, जिनको वोटिंग राइट आप कह सकते हैं, ठीक है, तो ये वोटिंग जो राइट है वो भी किसके पास होगा यहाँ पर, यानी कि इस एरिया में मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा और मुसलमान ही वोट देगा। दूसरों को वोट देने का भी अधिकार नहीं और खड़े होने का भी चुनाव में अधिकार नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर रहने वाले जो नॉन मुस्लिम्स होंगे वो यहाँ से चले जाएंगे और दूसरी जगहों पर रहने वाले मुस्लिम्स इस ओर आ जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये अपना क्षेत्र है, और जो नॉन मुस्लिम्स उनको लगेगा कि यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, इसलिए लोग यहाँ से छोड़ जाएंगे। और इससे होगा क्या कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स की संख्या है वो बढ़ जाएगी, और ऐसे दो क्षेत्र देश में बन जाते हैं, ठीक है। और इस तरह के जब दो क्षेत्र देश में बन जाते हैं कि ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, और एक अपना बंगाल वाला क्षेत्र, और आपको पता है ये दोनों ही क्षेत्र बाद में पाकिस्तान बनते हैं, ठीक है। तो एक आप लोग देखते हैं पाकिस्तान कहलाता है, ठीक है, और एक कहलाता है पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो ये सब आपको पता है किसने किया है, ये सब का सब अंग्रेज़ों का किया हुआ था, ठीक है। और इसका मकसद क्या था, लेकिन इसके पीछे आप लोग ये जानिए कि यहाँ पर मुसलमानों को लड़ाना और मुसलमानों कैंडिडेट को जितवाने के पीछे इनका मकसद ये था कि ये एक पार्टी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, उस मुस्लिम लीग को ताकतवर बना सकें, जो अपोज कर सके इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यानी कि मुस्लिम लीग किसका अपोज करेगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपोज कर सके, ताकि ये दोनों आपस में ही लड़ते रहें और हम लोग राज करते रहें, ऐसा अंग्रेज सोच रहे थे, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन जो था वो हो गया है, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन है। अब आप सोचिए, जब प्रत्यक्ष निर्वाचन आ ही गया है और यहाँ पर निर्वाचन शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट अपने वाले भी सरकारी हो गए, जितने इंडियंस जाएंगे वो भी अब सरकारी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब जैसे जैसे यहाँ पर चुने हुए लोग अब ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारतीयों की संख्या भी बढ़ रही होगी। इनडायरेक्टली आप ये भी सोचिए कि अगर भारतीयों की संख्या बढ़ रही है उसके अंदर, अरे तो इसका साइज भी तो बड़ा हो रहा होगा, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो भारतीय केंद्रीय, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, विधान परिषद है, इसका साइज भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतने लोग जब शामिल होंगे तो साइज ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये अब जो पिछली बार जब तक कानून आया तो उसमें तक 16 लोग हो गए थे टोटल, ठीक है। अब इसमें कितने हैं? 60, यानी कि जब ये कानून आया तो अब संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 60 हो गई है। यानी कि ये तो जो कानून बनाने वाली संस्था है वो बड़ी होती जा रही है। 60 लोग, तो 60 लोग कानून बना रहे हैं, और यही अभी देखेंगे आप आगे जाकर, ये अभी 2 भागों में टूट जाएगी, और 2 भागों में टूटने के बाद अगले कानूनों की बात कर रहा हूँ मैं, अगले कानूनों में 2 भागों में बढ़ जाएगी और आज की संसद बन जाएगी, जो आज संसद बनी हुई है, ठीक है। यानी कि वो कंटिन्यूएशन जारी है और आज की संसद एक्चुअल में यही है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आगे बढ़ जाएं तो अब जितने भी ये संख्या बढ़ रही हो, कितनी भी संख्या, जैसे यहाँ पर अगर 60 हो गया है तो क्या सबके सब भारतीय थे? नहीं, भारतीयों को तो बहुत ही कम बिल्कुल नॉमिनल रूप से बहुत कम लोगों को शामिल करते थे। तो इस वजह से क्यों ज़्यादा भारतीय शामिल हो गए तो बहुमत में आ जाएंगे, और बहुमत में आ जाएंगे तो अपनी बात मनवा लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो ज़्यादा भारतीयों को शामिल नहीं करते थे। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि भले ही संख्या बढ़ गई हो, लेकिन बहुमत के मामले में,
ठीक है, कि बहुमत किसके पास है, तो वो बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। ठीक है, सरकारी सदस्यों का ही बहुमत ज़्यादा रहता था। क्यों? क्योंकि जो सरकार कहेगी वही काम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों ने जो सरकारी सदस्य थे अपने वाले वो ज़्यादा रखे हुए थे। बहुमत हमेशा, ये कभी भी बहुमत इनका ज़्यादा नहीं होने देते थे हम गैर सरकारियों का, या आप यूँ कहते हैं भारतीयों का। ठीक है, तो ये ताकि इन लोगों का काम चलता रहे, कोई इनको कहने सुनने वाला ना हो। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर जुड़ती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक जगह ऐसी है, कुछ जगह जहाँ पर भारत गैर सरकारियों का बहुमत बढ़ सकता है, वो हैं प्रांतीय परिषद। अब देखिए ये प्रांतीय परिषद क्या है। प्रांतीय परिषद, देखिए अब हमें ये समझना है प्रांतीय परिषद क्या है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसको समझिए। आज के सिनेरियो में अगर आप इसको देखते हैं तो आपको पता है हमारे देश में जो पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था है उसको आप संसद कहते हैं। लेकिन आप अपने अपने राज्यों को देख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी राज्य से हैं, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य में आप देखते हैं कि वहाँ पर भी है कि उस राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था है। ठीक है, जिसको आप विधानसभा के नाम से, विधानमंडल के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं सब बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पूरे भारत के लिए एक संसद है, लेकिन हर एक राज्य में एक एक विधानमंडल भी है, जहां से विधानसभा भी है, जहां से कानून बन रही है। ठीक है, तो ऐसा ही ये जो क्षेत्रों से, यानी कि ये जो राज्यों में अलग अलग है, इसको उस टाइम क्या नाम दिया जा रहा है? प्रांत। क्योंकि उस टाइम राज्य नहीं हुआ करते थे तो वो लोग प्रांत कहते थे, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रांतीय परिषद, मतलब कि ये राज्य वाली परिषद, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये जो स्टेट वाली लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है, इनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रांतीय परिषद, इन प्रांतीय परिषदों में एक्चुअल में 1862 से ये प्रांतीय परिषद बननी शुरू हुई थी। इससे पहले ये नहीं थी। 1862 में पहली जो प्रांतीय परिषद बनी थी वो थी बंगाल की। ठीक है, उसके बाद 1866 में बनी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सीमा प्रांत। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला प्रांत हुआ करता था। सब प्रांतों की भी बात आगे करेंगे, सब आने वाले हैं आगे धीरे धीरे। ठीक है, और 1897 में पंजाब। तो इस हिसाब से जब आप देखते हैं तो इतनी सारी जो प्रांतीय परिषद हैं एक्चुअल में वो बन रही हैं। तो जब ये प्रांतीय परिषद इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं तो आपको ये पता चलता है कि धीरे धीरे पूरे देश में इस तरह से प्रांतीय परिषद बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो प्रांतीय परिषद थी, इसमें गैर सरकारी सदस्यों का जो बहुमत था वो हो सकता था, जबकि केंद्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि गैर सरकारियों को बहुमत मिल सके। इसमें तो आप लोग यही देख लेते हैं कि यहाँ पर जो परिषद है, यहाँ पर जो प्रांतीय परिषद है, इनमें गैर सरकारियों को बहुमत दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी पता चल गया है। दूसरा, अब सवाल ये है कि आगे क्या हुआ। क्या ये जो यहाँ पर वापस आ रहा हूँ इस प्रांतीय परिषद को छोड़कर, इसमें तो यहाँ पर बहुमत आ गया है, गैर सरकारियों के पास वापस से बहुमत है, भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या उनको कुछ शक्तियाँ भी हैं, कुछ बोलने की शक्ति भी है। तो इस बार इन लोगों को बजट पर प्रस्ताव रखने का, आप ये सोचिए, प्रस्ताव रख सकते हैं। अब ये बजट पर प्रस्ताव रखना, यानी कि आप पैसा आप कहाँ खर्च करवाना चाहते हैं वो प्रस्ताव देना पड़ता है। ठीक है, तो वो बजट पर प्रस्ताव आप अब दे सकते हैं। पहले कानूनों में आपके पास ये पावर नहीं थी, भारतीयों के पास बिल्कुल भी ये पावर नहीं थी। ठीक है, कि वो लोग बजट पर प्रस्ताव दे सकें, वो बजट पर बहस कर पाते थे, वही बहुत बड़ी बात थी जो आपने देखा था पिछले कानून में। ठीक है, तो ये बजट पर प्रस्ताव रखने का इनको जो पावर थी वो मिल गई है असेंबलीज को। ठीक है, इस वाली परिषद में। तो बजट पर प्रस्ताव, और साथ में अब वे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति भी यहाँ पर इनको मिल गई है। यानी कि अब ठीक है, कुछ चीज़ें बदल रही है। अब मतलब अब बजट पे बहस भी हो सकेगी, संकल्प भी आ सकेगा, मतलब एक प्रस्ताव भी आ सकता है, पैसे कहाँ खर्च करने हैं। ठीक है, और कहाँ गए कहाँ नहीं गए उस बात पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे अधिकार मिल रहे हैं। पहले तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं मिल रहे थे, धीरे धीरे दबाव क्योंकि बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे दबाव बनेगा वैसे वैसे चीजें बदलती जाएंगी, और आज का ये जो भारत है, आज का जो भारत है वो धीरे धीरे बन जाएगा। ठीक है,
तो इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर लास्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि एक चीज़ और इसमें जो थी वो जोड़ी गई थी, ठीक है। तो उसमें आप ऐसा समझिए कि 1833 वाले को याद करिए, 1833, ठीक है। यहाँ पर मैं साइड में ले लेता हूँ, ठीक है, या इधर ले लेता हूँ, चलिए। 1833 में आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि वही भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो पूरे भारत पर कानून किसको बनाना था, ठीक है, पूरे भारत पर कानून किसको बनाना था, तो आपको पता चल गया था वो गवर्नर जनरल था, जो इंडिया का पूरे भारत का गवर्नर जनरल था, उसको कानून बनाना था। तो क्या उसको कानून बनाना आता था? लेकिन अगर उसको कानून बनाना नहीं आता था तो सहायता के लिए कोई चाहिए था जो कानून का जानकार हो, एक्चुअल में कानून का जानकार, जिसने लॉ वगैरह पढ़ रखी हो, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो 1833 में भारत का जो गवर्नर जनरल था, आपको पता है गवर्नर जनरल की एक परिषद हुआ करती थी, इस परिषद से अलग, ठीक है। तो जो परिषद, ये वो परिषद है जो 1773 में पहले रेगुलेटिंग एक्ट से एक परिषद बनी थी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, ये वो परिषद है, ठीक है। उस परिषद में कानून का जानकार शामिल किया गया, विधि सदस्य शामिल किया गया था, पहली बार ऐसा भी हुआ था, ठीक है। और वो विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, इसको शामिल किया गया था। और बाद में ये लॉर्ड मैकाले आपको पता है हमारी शिक्षा नीति के लिए भी जाना जाता है, अंग्रेजी के लिए जाना जाता है, इंग्लिश के लिए, ठीक है, इंग्लिश को शामिल करवाया था इसने, ठीक है। तो इसके बहुत सारे और भी काम हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मान लीजिए, और ये जो आप लोग ये प्रशासनिक नियुक्तियां देखते हैं, उस क्षेत्र में भी इसके योगदान है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बदली गई हैं, की गई हैं। तो ये विधि फिर से इसमें वापस आते हैं, तो कानून बनाना गवर्नर जनरल का काम, विधि सदस्य के रूप में इसकी सहायता कौन कर रहा है? लॉर्ड मैकाले, जो कानून का जानकार है। विधि का मतलब होता है कानून, लॉ, ठीक है। तो विधि का मतलब हो गया कानून। तो जब ये हो गया कानूनी सदस्य, यानी कि ये कानून का जानकार है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहली बार यहाँ पर यहाँ पर भी एक पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया जाएगा जो कानूनी सदस्य होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बार कोई भारतीय है जो शामिल हुआ है, किस रूप में? ठीक है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार मिल रहा है, ठीक है, कानूनी सदस्य के रूप में कोई भारतीय पहली बार इस परिषद में, इस वाली परिषद में, इस परिषद में नहीं, इस वाली परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया जा रहा है पर्सनल गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक है। और वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले वो इंसान थे जिनको कानूनी सदस्य के रूप में, ठीक है, पहले वो भारतीय थे जिनको कानूनी सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी हैं, ये सब की सब बातें हैं 1909 मॉर्ले मिंटो अधिनियम या मॉर्ले मिंटो सुधार के। अब आप खुद ही देख कर सोच सकते हैं इन्होंने क्या सुधार किया है। सुधार, मान लीजिए सुधार के लिए आप क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि सुधार है, ये कह सकते हैं कि सुधार है, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी आपको पता है सुधार तो नहीं कह सकते हैं आप इसको। ये सुधार हो सकता है कि भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए भारतीयों को बढ़ाने का जो तरीका है, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है, ये भी सुधार कह सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, बांटने का तरीका था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधार के लिए हैं। ये वाली चीज़ें कुछ सुधार के लिए आप मान सकते हैं कि यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिया जा रहा था, ठीक है। तो कुल मिलाकर मिला जुला था, फ़ायदा ज़्यादा उनका था, हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, क्योंकि डिमांड में से बहुत कम मानी जा रही थी। क्योंकि मैंने आपको बताया है जब हम चॉकलेट मांगेंगे तो हमें टॉफ़ी ही मिलने वाली है, रैपर भले ही चॉकलेट का हो, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, और अब बहुत कुछ बदलने वाला है, यहाँ से कहानी बिल्कुल ही बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि 1909 के बाद आपको पता है 1915 आने वाला है, और जैसे ही 1915 आएगा गांधी जी आ जाएंगे, और जैसे ही गांधी जी आएंगे चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि गांधी जी आएंगे और वो
लोगों से जुड़ जाएंगे, आंदोलन कर जाएंगे। आप लोग देखेंगे 1915 में वो यहाँ आएंगे, उसके बाद 1917 और 1918, एक साल छोड़ दीजिए 1916, 1917 और 1918 में आंदोलन शुरू हो जाएंगे। और उन आंदोलनों में की हम बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी, चंपारण हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, ये 2 सालों में 3-3 आंदोलन। और इन आंदोलनों में से जब गांधी जी से लोग जुड़ जाते हैं और गांधी जी खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस में जुड़ जाते हैं, तो पूरी की पूरी भीड़ कांग्रेस में जुड़ जाती है और कांग्रेस एक बहुत बड़ी संस्था बन जाती है जो लगातार अब अंग्रेज़ों पर दबाव बना सकती है। अब जब अंग्रेज़ों पर दबाव बनता है तो अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हो जाती है और अंग्रेज़ों को अब बातें माननी पड़ती हैं, और जब माननी पड़ती हैं तो चीज़ें बदलेंगी, वो शासन में भी बदलेंगी। यानी कि आपके अभी 2 कानून और बाकी हैं। एक कानून जो 1919 में आएगा, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम है एक्चुअल में वो, और इसके बाद एक आएगा 1935 अधिनियम, ठीक है, वो भी एक भारत शासन अधिनियम है। और ये 2 महत्वपूर्ण कानून जो आने वाले हैं, सिर्फ क्योंकि गांधी जी आ गए हैं तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन अंग्रेज़ किसका साथ देंगे, वो है मुस्लिम लीग। और यहाँ पर दोनों को भिड़ाने का काम जारी रहेगा, ठीक है, और चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। फ़ायदा अंग्रेज़ अपना देखेंगे और फाइनली हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक, और इसके बाद हम अब आगे पढ़ेंगे वो होगा 1919 का कानून, लेकिन इससे पहले की कुछ चीज़ें भी हमें देखनी हैं, ठीक है।